बेटा आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। प्रिपरेशन पिछले लेक्चर पे देख लिया गया था, तो आज हम लोग देखें प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखा जाए पहले तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग जान रहे हो, पढ़ाया गया था, पूरा एक टॉप लेक्चर ही लिया गया था उस पे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर भी हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा है नहीं, सॉल्युबिलिटी है, तो ये डिजॉल्व होगा ही। सॉल्युबिलिटी में लोअर मेंबर dissolve in water due to hydrogen bonding। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ये अल्कोहल या और जो कंपाउंड होते हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा डिजॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी इसकी मोस्टली ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is more than other sorry organic compound। रीजन पूछा जाए तो आप कहेंगे मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो ये मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एल कार्बोक्सिलिक एसिड बताए थे आपको, लेकिन फिर एक बार लिख दे रहे हैं एल्कोहल, ये एमीन, ये ट्रेंड हो जाएगा, ये एमीन, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, आरएक्स, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। ये वाटर के साथ यहाँ तक जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। डिजॉल्व लोअर मेंबर का मतलब 3 या 4 कार्बन तक। एज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी यही ऑर्डर होगा। सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ध्यान दें, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट की सरफेस एरिया घटेगी। हाइड्रोफोबिक पार्ट की सरफेस एरिया घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। दूसरा हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
more than other organic compound due to having hydrogen bonding. Due to having hydrogen bonding more than other organic compound ड्यू टू हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आर्डर वही हो जाएगा RCOOH ROH. अब एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी एसिड में. ये कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे लेकिन आपस में नहीं बना पाएंगे. तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो आप पोलरिटी बताएंगे. एल्केन मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप चाहे जो ले लो. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, सब पढ़ाया गया है. यहाँ पर पोलरिटी है और यहाँ पर पोलरिटी तो खैर यहाँ तक है. और यहाँ पर वांडर वाल फोर्स है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है किससे? पोलरिटी से इफेक्टिव होगा और पोलरिटी ज़्यादा इफेक्टिव होगी वांडर वाल फोर्स से. तो ये आर्डर हो जाएगा. यहाँ पर अगर ब्रांच बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगी. सरफेस एरिया घटेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा. surface area decreases so boiling point decreases, melting point decreases. यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ऑर्डर हो जाएगा. ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी और मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी. यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पर C6 C7 C5 यहाँ पर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं. जो इवन वाला होगा इवन उसका ज़्यादा होगा आड से. ये आड किस आड से? जस्ट आफ्टर. देखो 6 के आफ्टर 7 है और ये बिफोर है तो आफ्टर वाले से भी ज़्यादा होगा और बिफोर वाले से भी ज़्यादा होगा. इसको कारण पूछा जाए, ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए है. ये एल्केन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में. यहाँ पर रीजन बोलेंगे अल्टरनेशन इफेक्ट के कारण. ड्यू टू अल्टरनेशन इफेक्ट. अल्टरनेशन इफेक्ट के कारण ऐसा पाया जा रहा है. यहाँ पर ध्यान दें, जो इवन वाले हैं उनकी जो पैकिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइटली पैक हो गए. टाइटली पैक्ड अपोजिट डायरेक्शन में एंडिंग होने के कारण. और यहाँ पर वीकली पैक्ड. वीकली पैक्ड ये हो जाएगा. केमिकल रिएक्शन ड्यू टू H प्लस ड्यू टू OH माइनस
ड्यू टू CO, ड्यू टू COOH, ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, salt of reaction. Due to H plus. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। RCOOH behaves as acid. Behaves as acid. Its acidic strength can be compared with other compound as phenol, CH111CH, NH3, CH2, CH3. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड can be explained as follow. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। यहाँ पर ध्यान दें भैया, पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है लेकिन एक रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये HCOO-, यहाँ पर H प्लस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो Ka यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो Ka बराबर हो जाएगा यहाँ पर HCOO- H प्लस और HCOOH। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो जाएगा भैया। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब हम लोग अगर बात करें अपना, तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रश्न होगा H+ आयन कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रश्न होगा Ka के।
इनवर्सली प्रश्न होगा पी के ए के, डायरेक्टली प्रश्न होगा पी के बी के। यहाँ पर ध्यान दो, दो एसिड है, यहाँ पर दो एसिड है ए और बी। यहाँ पर के ए 10 पावर -3, यहाँ पर 10 पावर -4, ए ज़्यादा एसिडिक होगा। पी के ए बराबर होता -log के ए। अब यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर पी के 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ए ज़्यादा एसिडिक है और पी के कम है। यहाँ पर पी के ए प्लस पी के बी बराबर होता है 14, तो 14 तो फिक्स है। अब यहाँ पर अगर पी के ए घटेगा तो पी के बी बढ़ेगा, तो पी के बी बढ़ेगा, पी के घटेगा तो पी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पी के घटेगा तो पी के भी बढ़ेगा, मतलब पी के भी डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पर H प्लस बनेगा तो कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिकेशन बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी -I पर, और ये हो जाएगा +I इफेक्ट, ये +I इफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि IE acidic strength directly proportional to -I effect, inversely proportional to +I effect, inversely proportional to -I effect, directly proportional to minus और inversely proportional to +I effect। यहाँ पर ध्यान दें, HCOOH CH3 COOH CH3 CH2 COOH CH3, यहाँ पर CH3 CH COOH CH3 COOH। ये देखो +I इफेक्ट बढ़ रहा है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, के ए घटेगा, पी के ए बढ़ेगा, पी के बी घटेगा। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी की सेकेंडरी से, सेकेंडरी की टर्सरी से ज़्यादा होगी। यहाँ पर CF3 COOH CCl3 COOH CBr3 COOH CI3 COOH। यहाँ पर देखें ये -I हैं सभी, -I पावर बढ़ रही है, घट रही है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। यहाँ पर CH3 CH2 COOH CH2Cl CH2 COOH CHCl2 CH2 COOH CCl3 CH2 COOH। यहाँ पर -I पावर बढ़ रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
यहाँ पर देखें NO2 दूर है, तो NO2 दूर है तो माइनस आई पावर कम होगी, पास है ज़्यादा होगी, और पास है और ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ NO2 माइनस आई पावर increases, so acidic strength increases, Ka increases, pKa decreases, ये हो जाएगा। in between RCOOH and C6H5COOH, ये प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट, ये मोर एसिडिक सॉरी लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक, मतलब एलिफैटिक लेस देन ये एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक एसिड हो जाएगा, एलिफैटिक एसिड लेस देन एरोमेटिक एसिड। यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सेप्शनल केस, ये हो गया भैया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, यहाँ पर ध्यान दें नोट करके, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is always more acidic than other due to Artho effect. But Artho effect is not applicable for OH, F, NH2। इन तीन के लिए आर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये चीज आप लोग जान लें। तो चलो देखा जाए भैया, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आगे एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी -I के -M इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी +M पावर के। ये चीज आप लोग जान लें। चूंकि जो कॉन्जुगेट बेस होगा, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये स्टेबल होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस माइनस है तो माइनस इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो जो इफेक्ट कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसका मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी इस पे। तो ये चीज है, तो इसलिए माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। सब पढ़ा दिया गया, इसलिए बहुत टाइम इस पे खर्च नहीं कर रहे हैं। कोशिश है कि एक रिवीजन हो जाए आपका, और इसलिए थोड़ा सा जल्दी से लिख दे रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर आप जैसे ले रहे हो COOH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COOH, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर CH3, यहाँ पर COOH पैरा पोजीशन पर CH3, यहाँ पर COOH, ये हो जाएगा इन पोजीशन पर CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर +I +M है, प्लस वैसे घटेगा, लेकिन हम लोग जो आर्थो वाला है इसको पहले बोल देंगे। तो यहाँ पर आर्थो इसको पहले बोल दिए। अब ये ध्यान दो, ये 3 बच रहे हैं, मेटा, पैरा और बेंजोइक। तो मेटा में एक इफेक्ट है जो एसिडिकेशन घटा रहा है। अच्छा, मेटा पर मीसोमेरिक इफेक्ट होता नहीं है। पैरा पर 2 इफेक्ट है जो एसिडिकेशन घटा रहा है, और यहाँ पर कोई नहीं है। तो इसका मतलब इसके बाद बेंजोइक हो जाना चाहिए, फिर मेटा, और फिर हो जाएगा पैरा। ये चीज भैया, यहाँ पर OCH3, 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 ये यहाँ पर -I +M, -I सॉरी M सुपीरियर होता है और I इन्फीरियर होता है। तो यहाँ पर M प्लस में है और प्लस घटाएगा। हालांकि आर्थो के बारे में तो विचार ही नहीं करेंगे, हम विचार मेटा पैरा के बारे में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक इफेक्ट है जो बढ़ाने वाला है, यहाँ पर एक इफेक्ट बढ़ाने वाला है, दूसरा घटाने वाला। घटाने वाला सुपीरियर मतलब नेट परिणाम घटने का होगा। यहाँ पर ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो आर्थो, आर्थो के बाद मेटा, मेटा के बाद बेंजोइक, और बेंजोइक के बाद सबसे बाद में पैरा आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर नाइट्रो वाला ले लेते हैं। यहाँ पर NO2, ये NO2, NO2 तो -I है, ये -I -M, माइनस वाला बढ़ाएगा, प्लस वाला घटाएगा। तो यहाँ पर आर्थो तो ज़्यादा हो ही जाएगा। अब मेटा, पैरा और बेंजोइक में, पैरा में 2 इफेक्ट है माइनस, इसलिए पैरा हो जाएगा। फिर मेटा में 1 है, और फिर बेंजोइक में कोई नहीं है। यहाँ पर फोर्थ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो सब्स्टिट्यूटेड,
benzoic acid is depends upon only I effect माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर तो फिर कोई बात ही नहीं रही। तो माइनस आई आप देखोगे और दूर जाने पर माइनस आई घट रहा है। तो जब माइनस आई घट रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? आर्थो मेटा पैरा बेंजोइक। यहाँ पर अच्छा इफेक्ट अगर ध्यान दिया जाए, पोजीशन सेम है और इफेक्ट अलग अलग, मतलब ग्रुप अलग अलग हैं। अभी तक हम लोग ग्रुप सेम रख रहे थे और ग्रुप सेम रख रहे थे और अब यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये माइनस एम प्लस एम कुछ नहीं। तो माइनस एम पावर पहले का ज़्यादा है दूसरे से, और फिर चौथा हो जाएगा, और प्लस एम तो घटाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर NO2 की माइनस एम पावर COOH से ज़्यादा है, इसलिए NO2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भैया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यहाँ पर इन बिटवीन फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर ध्यान दें, ये RCOOH RCOO माइनस, यहाँ पर H प्लस। ये ध्यान दें, ये माइनस यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा। ये हो जाएगा RCO माइनस CO। यहाँ पर फिनाल ये। अब यहाँ पर ध्यान दें कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस भी रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज में आ जाएगा। तो ये अगर देखा जाए ये, अब फिर माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड में, बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज में। अब ये बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज बॉन्ड में, बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज में। यहाँ पर ये हो जाएगा।
तो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल ड्यू टू equivalent resonance, hence more acidic। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब होता है कि दोनों जो मतलब सभी रिजोनेटिंग फैक्टर एक ही जैसे हों। यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल नहीं कहेंगे, कंपैरेटिवली मतलब जब कंपैरिजन करेंगे तब कंपैरेटिवली लेस स्टेबल ड्यू टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हेंस लेस एसिडिक। ये हो जाएगा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा और फिनाल कम एसिडिक होगा। रिएक्शन यहाँ पर पहला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल फर्स्ट ए सेकंड ए एल्युमिनियम इन सब के साथ। तो यहाँ पर RCOOH Na, यहाँ पर RCOONA हाफ H2, ये 1 मोल, ये हाफ मोल। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर COOH, यहाँ पर कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए एक जो कैल्शियम है वो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, लेकिन मोल में यहाँ पर ध्यान दें 1 मोल 1 मोल को हटाएगा। तो ये हो जाएगा भैया विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल, वही बताया गया। तो यहाँ पर RCOOH NaOH RCOONA, यहाँ पर H2O। अब यहाँ पर RCOOH, यहाँ पर NaOH लिखा गया है, तो यहाँ पर बन जाएगा RCOONA। अब यहाँ पर अगर सोडा लाइम और वाटर ले लिया जाए, सोडा लाइम और CaO बताया गया है आपको, डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से COONA निकल जाएगा, ध्यान दें, ये अगर ऐसा लेते हैं तो ये COONA यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये RH Na2CO3। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर RCOOH, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो RCOO होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O। यहाँ पर RCOOH या यहाँ पर R की जगह पर C6H5 कर दें। क्या आप ले रहे हो, एल्किल ले रहे हो, फेनिल तो नहीं है,
यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, ये साल्ट बन जाएगा C6H5COO। यहाँ पर देखें ये यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से O निकलेगा। ये यहाँ पर C6H5COO, यहाँ पर कैल्शियम बन गया। अब अगर इसको हीट कर दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें, हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 इसको बेंजोफिनोन कहेंगे। अगला विद बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी ले लो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, यहाँ पर RCOOH NaHCO3, यहाँ पर RCOONA H2O, यहाँ पर CO2 गैस, ब्रिस्क इफरविसेंस। आप CO2 मतलब CO2 सनसनाहट के साथ निकलेगी। और यहाँ पर अगर फिनाल ले लिया जाए तो NaHCO3 नो रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दो, ये नो रिएक्शन, फिनाल रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये H2CO3 का क्या है, साल्ट है, तो H2CO3 का साल्ट है, फिनाल से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिनाल इससे रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिनाल कम एसिडिक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा एसिड है। तो स्ट्रांग एसिड हमेशा वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करता है, वीक एसिड स्ट्रांग से रिएक्ट नहीं करता, नोट करके। NaCHCO3 is used for test of carboxylic acid. And it is also used. It is also used to distinguish phenol from carboxylic acid. 2 बॉटल हैं, एक में फिनाल है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेबल हट गया है और आपको पता करना है कि किसमें फिनाल है, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों में आप NaHCO3 डाल दो, जिसमें CO2 सनसनाहट के साथ निकलेगी उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, और जिसमें नहीं निकलेगी उसमें फिनाल था। तो आज की बात भैया यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ठीक बेटा।